नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज, कोविड से बचाव और वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 14वां एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड यानी 13वें एपिसोड में की गई बातें बता दें। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था टीबी क्या है। उसके बाद हमने टीबी के इतिहास के बारे में बताया था। फिर टीबी से जुड़े वैश्विक आंकड़ों से भी हमने आपको परिचित कराया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि टीबी का भारत में कैसा प्रभाव है और फिर टीबी के लिए हमारी तैयारियां कैसी है। इन सब विषयों पर हमने बात की थी। श्रोताओं, हजारों साल पुरानी इस बीमारी का वर्तमान बहुत बुरे स्तर पर पहुंच गया है। भारत में क्षय रोग एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जिससे हर साल लगभग 2,20,000 मौतें होती हैं। साल 2020 में भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी से बचाव और स्वास्थ्य देखभाल में बड़ा निवेश किया गया है। इस निवेश में निक्षय पोषण योजना के माध्यम से पूरक पोषण ऋण प्रदान करना, तपेदिक यानी टीबी के लिए एक राष्ट्रीय महामारी विज्ञान सर्वेक्षण का आयोजन करना शामिल है। श्रोताओं, हम आज के एपिसोड में बात करेंगे टीबी के प्रकार और लक्षण के बारे में। अगर आपने इस कार्यक्रम के पिछले एपिसोड को सुना होगा तो आप ये जान गए होंगे कि टीबी सिर्फ फेफड़े को प्रभावित नहीं करता। हाँ, ये बात सच है कि टीबी के 80% मरीज फेफड़े के टीबी के मरीज होते हैं, पर टीबी शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि नाखून और बाल को छोड़कर टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। तो इस वजह से इस विषय पर विस्तार से बात करना जरूरी है कि टीबी के मुख्य तौर पर कितने प्रकार होते हैं और उसे पहचानने के लक्षण कौन कौन से हैं। श्रोताओं, सबसे पहले तो एक टीबी होती है जिसे फेफड़े की टीबी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। फेफड़े के संक्रमण के अलावा अगर शरीर के किसी और अंग में टीबी का संक्रमण है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। श्रोताओं, पल्मोनरी टीबी वो टीबी है जो लंग्स यानी फेफड़ों में होता है। इस अवस्था में सबसे मुख्य लक्षण है 2 हफ्ते से पुरानी खांसी। श्रोताओं, 2 हफ्तों से पुरानी खांसी अगर आपको है और खांसी में बलगम या खून आता है या फिर सीने में दर्द, हल्का बुखार, खासतौर पर शाम में बुखार रहता है, या इसके अलावा वजन का घटना यानी टीबी के मरीज का वजन असामान्य तौर पर घटता ही चला जाता है। वो कमजोर महसूस करते हैं, थके थके से महसूस करते हैं और अच्छा खाना खाने के बावजूद
उनका वजन नहीं बढ़ता और घटता ही चला जाता है, तो ये सब टीबी के लक्षण हैं। इसके अलावा पल्मोनरी टीबी में आपको सीने में दर्द भी हो सकता है। हालांकि सीने में दर्द कोई और कारण से भी हो सकता है, लेकिन ये भी टीबी की तरफ एक इशारा हो सकता है। श्रोताओं, इसके अलावा असामान्य रूप से पसीना आना, इसका मतलब है टीबी के मरीज को रात में भी पसीना आता है। मौसम अगर थोड़ा सर्द भी हो तब भी पसीना आता है। ये सब टीबी के लक्षण हैं और पल्मोनरी टीबी को पहचानना इसके जरिए आसान है। इसका मतलब है कि आप इन लक्षणों को देखकर टीबी को पहचानें और अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर टीबी की जांच कराएं। जब आप सरकारी अस्पताल में जाकर जांच कराएंगे और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको टीबी है या नहीं, और अगर डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि आपको टीबी है, तो यहीं से डॉक्टर के परामर्श पर इलाज शुरू होता है और इस बीमारी के अंत तक इलाज चलता रहता है। रघु और राघव में बहुत कुछ एक समान, दोनों गप्पी, दोनों का अड्डा चाय दुकान, दोनों को बिल्कुल एक सी ही खांसी, खांसते खांसते हुए परेशान। दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीबी न छोड़े जान। अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी MDR टीबी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में, यानी वो टीबी जो शरीर के दूसरे अंगों में होता है। श्रोताओं, इस एपिसोड में हम आगे कुछ मुख्य अंगों के टीबी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोन की टीबी की। बोन यानी हड्डी की टीबी, जोड़ों की टीबी। हड्डी का टीबी हाथ और पैरों के जोड़, केहूनी, कलाई को प्रभावित करता है। टीबी का बैक्टीरिया जब खून के माध्यम से हड्डियों तक पहुंच जाता है तो फिर हड्डी का टीबी होने की संभावना होती है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि कोई भी बीमारी शुरू होने पर उसके लक्षण हमें जरूर नजर आते हैं, पर हड्डी के टीबी के लक्षण हमें देरी से नजर आते हैं। जब व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो जाता है, उसके बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें है थकान, बुखार, रात में पसीना आना, वजन का कम होना, जोड़ों में दर्द होना, कलाइयों और कहनियों में भी दर्द होना, हड्डियों में कमजोरी महसूस होना, तंत्रिका संबंधी जटिलताएं होना। ये सब महसूस होना तब शुरू होता है जब टीबी पूरी तरह से फैल जाता है। श्रोताओं, आइए इस पर विस्तार से जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हिमांशु त्यागी। आप हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आइए जानते हैं कि हड्डी के टीबी के बारे में इनका क्या कहना है। हड्डियों का या फिर जोड़ों का टीबी किसी भी और नॉर्मल टीबी की तरह है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। इससे मरीज को दर्द होना, सूजन आना या फिर उस जगह का मूवमेंट कम होना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। टीबी घुटने को, हिप को, स्पाइन को, शोल्डर को या शरीर की किसी भी हड्डी को इन्वॉल्व कर सकता है। नॉर्मली ये टीबी की बीमारी हमें उन लोगों में ज़्यादा मिलती हैं जो अल्कोहल लेते हो या ऐसी जगहों पर रहते जो साफ़ सुथरी नहीं है या जिनके परिवार में कोई टीबी का मरीज हो। टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसके लिए हम मरीज को करीब 9 महीने से लेकर 1 साल तक दवाइयाँ देते हैं और साथ ही जिस जोड़ में या जिस हड्डी में ये टीबी हुआ होता है उसको हम एक्सरे या MRI करके देखते हैं कि उसमें डिस्ट्रक्शन है कि नहीं। डिस्ट्रक्शन मतलब वहाँ के उस हड्डी को डैमेज हो रहा है कि नहीं। अगर हम टीबी जल्दी पकड़ लेते हैं तो ये दवाइयों से ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जैसे नी का या हिप का कोई ऐसा टीबी है जो लेट हमको पता चला और टीबी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हड्डियों को गलाने लग गया है या वहाँ पे सूजन बहुत है, पस भर गया है, तो हमें सर्जरी करके वहाँ पे चीरा देके उस पस को निकालना पड़ता है और हम उस जोड़ को अच्छे से धो देते हैं। टीबी अगर हम टाइमली ट्रीट करें तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जोड़ डैमेज नहीं होता। अगर जोड़ काफ़ी टाइम तक टीबी बैक्टीरिया
से डैमेज होता रहा और उसमें दवाइयाँ लेट शुरू हुई, तो कभी कभी जोड़ इतना डैमेज हो जाता है कि फिर हम उसको सफाई करके भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते। उस केस में हमें देखना पड़ता है कि जोड़ कितना ख़राब है। नॉर्मली अगर जोड़ एक हद से ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसका मूवमेंट कम हो जाता है, उसमें सूजन रहती है और मरीज का चलना उठना मुश्किल हो जाता है। तब हमें कभी कभी वहाँ पे उस जोड़ में जो डैमेज टिश्यू है उसको हटाना पड़ता है ऑपरेशन करके, या अगर अंदर फाइब्रोसिस या एडिशंस जो कि जोड़ को जकड़ लेते हैं, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं तो उनको हमें ऑपरेशन से खोलना पड़ता है। रेयरली अगर जोड़ बिल्कुल ही ख़राब हो गया होता है तो हम वहाँ पे ऐसी सर्जरी करते हैं जिससे कि एक प्रॉपर हड्डी बन जाए जिस पे कि मरीज वेट दे पाए और चल पाए। इसे हम आर्थ्रोडेसिस भी कहते हैं। अगर ज़रूरत लगती है और वहाँ के टिश्यू इतने ठीक हों कि हमें अलाउ करते हों तो हम कभी कभी उसमें ऐसी भी सर्जरीज करते हैं जिनको कि हम मोशन प्रिजर्विंग सर्जरीज कहते हैं, ताकि मरीज चल फिर पाए, वो जोड़ मुड़े भी और मरीज को एक नॉर्मल लाइफ मिले। अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी हड्डी का या जोड़ों का टीबी है तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू कराएं। ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो, दवाइयाँ चलें और हम उस जोड़ का मूवमेंट प्रिजर्व करके रखें। अगर उस जोड़ को हम वैसे ही जमने देते हैं तो धीरे धीरे मूवमेंट ख़त्म हो जाता है और वो एक डिफॉर्मिटी की पोजीशन में रह जाता है, जिससे कि मरीज का चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कभी भी लगता है कि कहीं पे या किसी आपके परिवार में किसी को टीबी है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं, टीबी की दवाई शुरू कराएं, और अगर जोड़ हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से तुरंत कंसल्ट करें। थैंक यू। अब लगता है कि हड्डी और जोड़ों की टीबी के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। तो श्रोताओं, अब चलिए आपको बताते हैं स्पाइन की टीबी यानी रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में। रीढ़ की हड्डी में शुरू होने वाला टीबी किसी एक जगह से शुरू होता है, उसके बाद रीढ़ के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। समय पर इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति अपाहिज भी हो सकता है। स्पाइन के टीबी के शिकार अक्सर युवा ही होते हैं, क्योंकि युवा अपनी दिनचर्या का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रख पाते और घंटों कुर्सी पर बैठकर एक ही पोजीशन में वो काम करते रहते हैं। इसके लक्षण भी साधारण हैं, जिसके कारण अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करने की भूल करते हैं। इसके शुरुआती लक्षण में कमर में दर्द रहना, बुखार रहना, वजन घटना, कमजोरी महसूस करना और इसके अलावा आप स्पाइन के किसी एक क्षेत्र में खासतौर पर रात में दर्द महसूस करते हैं। प्रभावित रीढ़ की हड्डी में झुकाव होने लगता है और फिर स्टूल और यूरिन पास करने में भी आपको परेशानी होने लगती है। हाथों और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। पैर और हाथ काफी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं, सुन्न होने लगते हैं। ये सभी लक्षण स्पाइनल टीबी के लक्षण हैं। इस पर और विस्तार से आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु त्यागी से। आप हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आइए जानते हैं कि स्पाइनल टीबी के बारे में इनका क्या कहना है। स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या मणकों का ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन में होने वाला टीबी इन्फेक्शन है जो कि मणकों या डिस्क को गलाकर धीरे धीरे स्पाइन में पस बना देता है। स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस किसी और ट्यूबरक्लोसिस की तरह ही होता है, जिसको कि हम दवाइयों से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन स्पाइन के ट्यूबरक्लोसिस में जो मेन दिक्कत होती है वो ये कि अगर मणके एक लेवल से ज़्यादा गल जाएं या डिस्क गल जाए या हड्डी गल के आगे की तरफ झुकने लगे तो नसों को दबाने या खींचने लग जाती है। इसकी वजह से पैरों में सुन्नपन, भारीपन, मोशन यूरिन का कंट्रोल जाना, पैरों की ताकत जाना या हाथ में कंपन होना, इस तरह की दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस में सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम जल्दी ही स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस को पकड़ लेते हैं तो सिर्फ दवाइयों से और रेस्ट से ही ये ठीक हो जाता है और कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सर्जरी की ज़रूरत तब होती है कि अगर मणके इतने गल जाएं कि कुबड़ बनने लगे या फिर नसें दबने लग जाएं, जिसकी वजह से सुनपन, भारीपन या चलने में दिक्कत हो या पैर में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएं या पैरालिसिस होने लग जाए, तब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस में सर्जरी अक्सर हम पीछे की तरफ से करते हैं और इसको हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से या ओपन तरीके से दोनों से कर सकते हैं।
इसमें हम स्पाइन को स्क्रू और रॉड लगा के फिक्स कर देते हैं अगर मनके गल रहे होते हैं, प्लस जो पस या गंदा टिश्यू स्पाइन की नसों को दबा रहा होता है उसको हम खोल देते हैं। इसको डीकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं, जिससे पैरों में ताकत वापस आ जाती है, चलना फिरना फिर से शुरू हो जाता है और मोशन यूरिन का कंट्रोल भी वापस आ जाता है। इस सर्जरी को अगर हम टाइमली कर देते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। सर्जरी के बाद भी मरीज की 9 महीने या 1 साल के करीब तक दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन सर्जरी के बाद कम से कम हम मरीज को ब्रेस पहन के चलना अलाउ कर देते हैं, जिससे कि नस पे दोबारा असर नहीं आता। स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस पूरी तरह से ठीक हो सकता है, टाइमली इसका इलाज कराएं। और अगर आपको पैर में या हाथ में सुनपन, भारीपन, कमजोरी या तेज दर्द की शिकायत हो रही हो तो अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत हो। थैंक यू। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि स्पाइनल टीबी भी एक गंभीर समस्या बन सकती है, पर एक अच्छी बात है कि इसका इलाज भी है, लेकिन इलाज के लिए सही समय पर इसकी पहचान होना जरूरी है। आगे एक और टीबी की बात करते हैं। श्रोताओं, ये है जेनाइटल टीबी या यूट्रस टीबी या बच्चेदानी की टीबी, तीनों एक ही है। महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली टीबी पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस या फिर जेनाइटल टीबी या फिर यूट्रस ट्यूबरकुलोसिस या फिर बच्चेदानी की टीबी भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है, पर ये सब एक ही है। ये एक गंभीर समस्या है। विशेषज्ञों की माने तो ज्यादातर महिलाओं को ये समस्या इन्फेक्शन से होता है। इस बीमारी की वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या भी होती है। महिलाओं में ओवरी से जुड़े फैलोपियन ट्यूब, बच्चेदानी का मुंह और वेजाइना में संक्रमण से ये फैलता है। श्रोताओं, बच्चेदानी की टीबी की बीमारी कई कारण से हो सकती है। इसका सबसे पहला कारण है खांसी और छींक से इन्फेक्शन। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण, टीबी की बैक्टीरिया का प्राइवेट पार्ट्स तक पहुंचने के कारण, इम्यूनिटी के कमजोर होने के कारण, डिलीवरी के दौरान इन्फेक्शन के कारण या फिर आनुवांशिकता के कारण ये किसी भी महिला को हो सकता है। और विस्तार से आइए जानते हैं हमारी विशेषज्ञ से। आप हैं डॉक्टर सुरभि सोलंकी, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। हेलो एवरीवन। देखिए, ज्यादातर हम लोग जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस की एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी है या लंग्स अफेक्ट होती हैं ट्यूबरकुलोसिस से, लेकिन ऐसा नहीं है। लंग्स के अलावा बॉडी में और भी ऑर्गन्स होते हैं जहां तक अगर जो इसका बैक्टीरिया होता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस कॉज होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर ये पहुंच जाता है आपके बॉडी के और पार्ट्स में तो वहां की भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। तो इसलिए टीबी सिर्फ लंग्स की ही नहीं होती है, लिम्फ नोड्स की भी टीबी होती है, बोन्स की, हड्डियों की, जॉइंट्स की टीबी हो सकती है। और उसी तरीके से अगर ये जो बैक्टीरिया है ये जनरली इसका जो प्राइमरी फोकस होता है, यानी कि पहली बार जो ऑर्गन आपका अफेक्टेड होता है ट्यूबरकुलोसिस से, वो आमतौर पे ज्यादातर लंग्स ही होता है। लंग्स से अगर ये बैक्टीरिया आपके ब्लड के थ्रू या आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू और ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है तो वहां का भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब अगर हम जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लें तो ये जनरली प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होता है। पहले कोई और पार्ट आपका इन्फेक्टेड रहा होगा ट्यूबरकुलोसिस से, वहां से ब्लड के थ्रू ये इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया अगर आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां तक पहुंचता है तो फिर ये उनको अफेक्ट करता है। जनरली सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के बाद जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो अफेक्ट होती है टीबी से। रेयरली ओवरीज अफेक्ट होती हैं और बहुत कम सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह अफेक्ट हो सकता है। वल्वा और वेजाइना और भी कम केसेस में अफेक्ट होते हैं, करीब 1% केसेस में ही अफेक्ट होते हैं। अब इस तरीके से अगर आपके जेनाइटल पार्ट्स में ट्यूबरकुलोसिस पहुंच जाती है तो इसका सबसे मेन जो बैड इफेक्ट होता है वो तो यही होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं ऐसी महिलाएं। अगर गलती से कंसेप्शन हो भी जाता है तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही इंप्लांट हो जाता है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर पाती है, ऐसा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। और अगर टाइम से इसको ट्रीट नहीं किया गया, टाइम से रिमूव नहीं किया गया तो मां की जान को भी इसमें
खतरा होता है, क्योंकि अगर ट्यूब फट गई तो उस कंडीशन में मदर की लाइफ को रिस्क होता है। इसके अलावा अगर मेल के यानी कि हस्बैंड को अगर टीबी कभी रही हो और उनका जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है अगर वो टेस्टिकल्स तक पहुंच जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है ऐसे कपल्स की। तो ये मेल फीमेल दोनों के जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, और अगर अफेक्ट करता है तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लक्षण क्या होंगे जिनसे कि आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। तो कई केसेस में तो ऐसा होता है कि कोई भी लक्षण नहीं होता है पेशेंट में, और उनको जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी, तो वो ही एक सिम्टम होता है इस बीमारी का। और जब वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस या जांचें कराते हैं तो उनके डॉक्टर्स उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको जेनाइटल्स में ट्यूबरकुलोसिस है, जिसकी वजह से कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी हम उन केसेस की बात कर लेते हैं जिनमें कि जनरली लक्षण होते हैं जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो अगर आप में पहले कभी लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस हुई है और अब आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रखिए, एक स्ट्रॉन्ग संभावना है कि आपको जेनाइटल्स की ट्यूबरकुलोसिस हो गई हो, यानी कि अगर आपकी पर्सनल हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की। इसके अलावा अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं थी लेकिन आपके परिवार में किसी और को ट्यूबरकुलोसिस थी, टीबी थी, तो उस कंडीशन में भी एक स्ट्रॉन्ग संभावना है कि अब अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो हो सकता है कि आपको जेनाइटल्स की ट्यूबरकुलोसिस हो। अब हम उन लक्षणों की बात कर लेते हैं जो जनरली जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के केस में मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हो सकता है कि पेशेंट का जो वेट है, वजन है, वो घटने लग जाए, उसका कारण नहीं समझ में आ रहा हो कि क्यों वेट लूज होता जा रहा है। साथ में लो ग्रेड का फीवर बना रहता है, यानी कि फीवर बहुत तेज तो नहीं जाता है, बुखार हल्का ही रहता है लेकिन कंटिन्यूसली बना रहता है। पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है और बहुत ज्यादा कमजोरी पेशेंट के शरीर में आ जाती है। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आपकी जो मेंसेस है वो अफेक्ट होती है, या तो आपके पीरियड्स एकदम रुक जाते हैं, कई महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपके पीरियड्स ही नहीं आए, या फिर ऐसा होता है कि पीरियड साल में बहुत कम आते हैं, 2-3 महीने में एक बार पीरियड आता है, इस तरीके की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पीरियड बहुत ज्यादा आए, यानी कि आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो ये भी एक सिम्टम जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको इररेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, पूरे महीने में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रह रही है, तो ये भी एक जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको सेक्स के दौरान पेन हो रहा है, दर्द होता है, या सेक्स करने के बाद दर्द होता है, तो भी ये जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का एक लक्षण होता है। पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको काफी दर्द हो रहा है, इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके वेजाइना में से अगर डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया की कंप्लेंट बनी हुई है और कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो। कई बार आपका जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना में से उसमें ब्लड मिक्स्ड आता है, ये भी एक कॉज हो सकता है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण होते हैं। इसके अलावा आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें आपको पेन बना रहता है, हर वक्त दर्द होता रहता है, या फिर रुक रुक के अगर दर्द होता हो, इस तरीके का डिस्कम्फर्ट उस एरिया में बना रहता है। कई बार एब्डोमेन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आप बाहर से भी देख सकते हैं कि आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसमें सूजन आई हुई है, तो ये भी एक जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम होता है। तो अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं आपके अंदर और साथ में अगर पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री रही है ट्यूबरकुलोसिस की, तो जरूर आपको जांचें करानी चाहिए टीबी के लिए। उससे पता चलेगा कि आपको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। जनरली इसके लिए जो जांचें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाएगी, लैप्रोस्कोपी करी जाएगी। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे कि डायग्नोसिस बनती है टीबी की, तो इस तरीके से जांचें कराना काफी जरूरी वहां पे हो जाता है, तभी आप टीबी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब इसके लिए जैसे लंग्स का ट्रीटमेंट होता है, जब लंग्स में टीबी होती है तो आपका 6 महीने या 9 महीने का कोर्स चलता है पूरा दवाइयों का। तो अगर आपकी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस आती है निकल के जांचों में, तो आपका भी 6 महीने या 9 महीने का पूरा ट्रीटमेंट चलेगा उन दवाइयों का। साथ में कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो कीमोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और उनको ठीक हो जाती है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ जाता है, सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट आता है, यानी कि आपके सिम्टम्स काफी हद तक इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इवन ट्रीटमेंट के बाद भी अगर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस रही है किसी पेशेंट को और दवाइयों और कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट हो चुका है, तो भी ऐसा देखा गया है कि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत फिर भी आती है। और जनरली अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ प्रेगनेंसी जिनकी होती है और जो हेल्दी बेबी को डिलीवर
कर पाते हैं, लेकिन ऐसा परसेंटेज जो होता है पेशेंट्स का वो कम ही होता है। तो इसमें जो प्रोग्नोसिस है इनफर्टिलिटी के रिलेटेड अगर हम बात कर लें तो काफी कम पेशेंट्स में ही ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल उनकी प्रेगनेंसी हो पाती है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी और कई बार कंसीव करने में दिक्कत तब भी रहती है। हालांकि अभी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं आज की डेट में काफी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी हेल्प से आप कंसीव कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर जो लक्षण मैंने आपको बताए या फिर कोई भी डायग्नोसिस नहीं बन रही है और अनजान कारणों की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस एक कारण हो, चाहे वाइफ में चाहे हस्बैंड में। तो इसलिए अगर इस टाइप के लक्षण आपके अंदर हैं तो जरूर अपने जो भी नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास आप जाके एक बार अपने लक्षण बताइए, अपने आप को एग्जामिन करवाइए, जो जांचें वो बोले वो जांचें करवाइए, ताकि आपकी एक सही डायग्नोसिस बन सके जेनाइटल टीबी की। इंडिया में ये बीमारी काफी कॉमन है, इतना लोग इसको जानते नहीं हैं, लेकिन ये काफी कॉमन है इंडिया में और कई महिलाएं इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो सुना आपने डॉक्टर सुरभि सोलंकी ने कितनी आसान भाषा में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस यानी बच्चेदानी की टीबी के बारे में समझाया। हमें लगता है कि अब टीबी से जुड़ी आपकी शंकाएं दूर हो रही होंगी। श्रोताओं, आइए अब एक और दूसरी प्रमुख टीबी के बारे में बात करते हैं। ये है आंख की टीबी। और टीबी की तरह आंख की टीबी भी उसी तरह फैलती है। अगर आपके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है या फिर कोई अंग टीबी से ग्रसित है तो आंख की टीबी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आंख की टीबी जिस मरीज को हो जाती है उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सर में दर्द रहता है, आंखों की लाली बढ़ने लगती है या फिर आंख के किसी हिस्से में लाली ज्यादा हो जाती है। अगर ऐसे लक्षण आप महसूस कर रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आपको आंख का टीबी हो सकता है। इस बारे में और विस्तार से जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आप हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित अग्रवाल। नमस्ते। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी वैसे तो कॉमन नॉलेज में फेफड़ों का डिजीज माना जाता है। लंग्स में ये होता है जिससे कि खांसी होना, खून निकलना बलगम में, वजन कम होना, बुखार आना लंबे समय के लिए, ये सब इसके कॉमन लक्षण होते हैं। बट टीबी हालांकि गवर्नमेंट के एफर्ट से बहुत कम हो गया है, बट टीबी का जो इन्फेक्शन है वो इंडिया में आज भी बहुत बहुत कॉमन है। इन्फेक्शन का मतलब कि टीबी का जो कीटाणु है वो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 80-90% पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं टीबी का कीटाणु है। उससे वो बीमार नहीं होते हैं बट कीटाणु जरूर है बॉडी में। तो इसका आंख पे क्या असर आता है? आंख में टीबी दो तरह से असर कर सकता है। या तो डायरेक्टली टीबी के बैक्टीरिया अगर ज्यादा हो तो डायरेक्टली वो आंख के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आंख के अंदर पस हो सकता है, सूजन हो सकती है, आंख लाल हो सकती है। और ज्यादा कॉमन जो होता है एक बीमारी होती है प्रिज्यूम्ड ऑक्यूलर ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बीमारी है इसमें डायरेक्ट बैक्टीरिया का असर नहीं आता है, डायरेक्ट बैक्टीरिया आंख में नहीं होता है, बट उसकी वजह से एक तरह से बॉडी रिएक्शन करती है। कीटाणु की क्वांटिटी बहुत कम होती है बट वो रिएक्शन करती है, एक तरह से एलर्जी होती है बॉडी को टीबी के कीटाणु से, और उसके ऊपर के कुछ प्रोटीन्स आंख के अंदर के सेल के प्रोटीन से मिलते हैं। इसकी वजह से आंख के अंदर सूजन बनती है। इसे हम इनोसेंट बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं कि मतलब डायरेक्ट बीमारी नहीं है बट उस जगह पे होने से, उसके मिलते जुलते दिखने से वहां पर सूजन आने लगती है और डैमेज होता है। तो आंख के टीबी के मोस्ट कॉमन लक्षण क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन इसका लक्षण होता है आंख के अंदर सूजन आना, जिसकी वजह से नजर में धुंधलापन आता है, आंख में दर्द हो सकता है और तेज लाइट सहन नहीं होती है। तेज लाइट की वजह से आंख के अंदर दर्द होता है। इसका ये मोस्ट कॉमन लक्षण है। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में यूवियाइटिस भी कहते हैं। तो ये आंख की सूजन की वजह से
ये सब लक्षण आपके अंदर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आंख का टीबी बहुत कम डॉक्टर्स और इवन आई डॉक्टर्स को भी इसकी नॉलेज कम होती है, तो इसकी वजह से इन पेशेंट्स का डायग्नोसिस नहीं बनता है, ये पेशेंट्स ढंग से ट्रीट नहीं हो पाते हैं और ये बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके परेशान होके फिर हमारे पास आते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे पहले तो आंख के अंदर सूजन को कम करना होता है। आंख के अंदर सूजन को कम करा जाता है, उसके लिए ड्रॉप्स का यूज करा जाता है, कभी कभी इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। और बार बार ये सूजन ना हो, आंख के टीबी में जब सूजन होती है आंख में तो उसका टिपिकल लक्षण है कि वो बार बार होती रहती है। थोड़े टाइम होती है, ड्रॉप्स वगैरह से वो कम हो जाती है, बट वापस से आ जाती है। तो इसको जड़ से खत्म करने के लिए जो टीबी की दवाइयां हैं जो 6 से 9 महीने तक ली जाती हैं, जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो ये एटीटी जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, इसको लेना बहुत जरूरी होता है। उसको लेके और साथ में सूजन कम करने की दवाइयां लेके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब दिया जाता है तब जाके ये बीमारी कंट्रोल में आती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेशेंट्स जिनमें ये सूजन बार बार होती रहती है और इन्हें सिर्फ ड्रॉप्स देके और टेम्पररी ट्रीटमेंट देके छोड़ दिया जाता है, उनकी आगे जाके नज़र बहुत कम हो जाती है, पीछे नस में या रेटिना में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सूजन तो हम कम कर पाते हैं बट नज़र में परमानेंट डैमेज रह जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो एज अ पेशेंट आपको पता होनी चाहिए कि ये एक बीमारी है जो कि आँख में भी हो सकती है। इसका रिस्पॉन्स अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बार बार सूजन आने से आँख बच जाती है, आँख की रोशनी बच जाती है। ऐसे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट इससे हुआ है और ये एक बार इसका ट्रीटमेंट करने से ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग उस चीज़ से रिलीफ हो जाता है। बट ज़रूरी बात यह है कि टीबी का जब भी इलाज शुरू करें तो एक फिजिशियन की निगरानी में शुरू होना चाहिए, जो कि आपका इसके टीबी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट वगैरह उनको मैनेज कर पाए। और इसका क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट चलता है तो ज़रूरी ये रहता है कि इसका ट्रीटमेंट पूरा करा जाए, बीच में ट्रीटमेंट को ना छोड़ें, क्योंकि टीबी की दवाई से हम जो बहुत कम कीटाणु बच्चे हैं बॉडी में उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ख़त्म होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए टीबी का लंबा इलाज चलाया जाता है और बीच में इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है। धन्यवाद और नमस्ते। तो सुना आपने कि आंख के टीबी के बारे में हमने कितनी भ्रांतियां बनाकर रखी है। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आंख की टीबी होती ही नहीं, तो उन्हें हमारा ये एपिसोड जरूर सुनाइएगा। उनके मन की शंका को भी दूर करना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, अब आइए बात कर लेते हैं ब्रेन की टीबी की। ब्रेन की टीबी यानी दिमाग की टीबी। टीबी अगर दिमाग को प्रभावित करता है तो ये दिमाग की टीबी कहलाती है। धीरे धीरे टीबी की बैक्टीरिया दिमाग में प्रवेश कर गांठ बना लेते हैं और ये गांठ बाद में टीबी का रूप ले लेती है, जिससे दिमाग की झिल्ली में सूजन और गांठ पड़ जाता है। इसे मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस या ब्रेन टीबी भी कहते हैं। श्रोताओं, ब्रेन टीबी के लक्षण धीरे धीरे उभरते हैं। शुरुआत में बेहोशी, चक्कर आना, सिर दर्द होना या थकान महसूस होना, बुखार रहना, उल्टी और चिड़चिड़ापन और कई मामलों में दौरे पड़ने जैसी समस्या देखने को मिलती है। और जैसे जैसे टीबी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है और कई बार तो मरीज कोमा में भी चला जाता है। इस विषय पर अब आइए सुनते हैं हमारे विशेषज्ञ को, MBBS MD डॉक्टर अमित गुप्ता को। हेलो एवरीवन, चलिए जानते हैं सबसे पहले ये TBM होता क्या है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जब ये बैक्टीरिया ब्रेन की कवरिंग यानी मेनिंजेस को इन्फेक्ट कर देता है तो एक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है वहां पर, या फिर बेस ऑफ ब्रेन में या ब्रेन स्टेम में। ये सब ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो कुल मिला के जब हमारे CNS सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है टीबी का बैक्टीरिया तो हम उसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं,
या फिर मेनिंगोएन्केफेलाइटिस बोलते हैं। आखिर ये फैलता कैसे है, मतलब जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है टीबी का प्राइमरी सोर्स, वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है। हमारे भगवान ने ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया है, जिसमें हमारे ब्लड का कुछ भी इन्फेक्शन है, टॉक्सिन्स है, वो एक बैरियर के थ्रू ही पहुंच सकते हैं ब्रेन में। मतलब एक प्रकार का उसमें रोक लगाई हुई है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया या कुछ इन्फेक्शन कई बार उसे क्रॉस कर जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिससे कि वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। ऐसे ही ये टीबी का बैक्टीरिया जब फेफड़ों से ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाता है और इसके फिर लक्षण आने चालू हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं। सारे वो लक्षण तो होते ही हैं इसमें, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अगर शरीर में है तो ये लक्षण आएंगे, जैसे कि बुखार का होना, थकान होना, शरीर में दर्द होना, भूख का नहीं लगना या कम लगना, वेट लॉस होना, वजन घटना। तो ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है जो कि टीबी का इन्फेक्शन शरीर में कहीं पर भी है तो ये जरूर होंगे। अब ऑर्गन स्पेसिफिक, मतलब आज हम टीबीएम की बात कर रहे हैं तो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होंगे। इसमें ब्रेन से रिलेटेड में पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, पेशेंट बोखलाहट में रह सकता है, इरिटेबल हो सकता है, हर बात पे इरिटेट हो रहा है, अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम बोलते हैं AMS, जिसमें कि पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है, इरिटेबल रहता है, हाथ पैर मारता है, ढंग से बात नहीं कर पाता है, अपनी बात को समझा नहीं पाता है, गुस्से में रहता है। तो ये सब स्टार्टिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है या फिर समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसमें पेशेंट धीरे धीरे ड्राउजी हो जाता है, जैसे कि कम रिस्पॉन्स करना, हमेशा सोते रहना और जगाने पर भी नहीं जगना, बहुत मुश्किल से बस आहों की आवाज निकाल पाता है पेशेंट, इसे ड्राउजी स्टेट बोलते हैं। और अगर इससे भी आगे निकल जाता है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट टीबीएम में। बीच के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सीजर आना, मतलब दौरे पड़ना, तो ये भी इसमें हो सकते हैं टीबीएम में। फिर साथ में क्या आता है, हेडेक हम स्टार्टिंग में बोलना भूल गए। हेडेक, सरदर्द इसमें जरूर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पाया गया कि सरदर्द जरूर होता है क्योंकि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें साथ में FNDs हम बोलते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट भी हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि पेशेंट पूरा कंफ्यूजन में है, कोमा में चला गया है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन को अटैक करता है टीबी का बैक्टीरिया, जैसे कि अगर विजुअल पार्ट को अटैक करेगा तो हमारा विजुअल इंपेयरमेंट आएगा, मतलब आंखों की रोशनी हमारी कम हो जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, कई बार ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। या फिर पर्टिकुलर ब्रेन के किसी पार्ट में कर दिया तो लकवा मार गया है, ये हमारे चारों हाथ पैरों का मार सकता है, किसी दो जैसे एक साइड का मार सकता है लकवा, या फिर किसी एक हाथ का एक पैर का ऐसा लकवा हो सकता है। इसमें लकवे में या तो पूरा का पूरा वीकनेस हो सकती है या फिर बिल्कुल ही पैरालिसिस हो जाएगा, जिसे हम फालिस बोलते हैं, कि बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स है इसके टीबीएम के। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। आखिर इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। डायग्नोसिस मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्रेन का इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस का है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इसमें मोस्टली तो इसमें पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत ही पड़ती है। फिर वहां पर जो रूटीन टेस्ट है जैसे CBC, ESR, चेस्ट एक्सरे, मोन्टुक टेस्ट, तो ये हमें कराने हैं, इससे हमें टीबी का पता चलता है। स्पेसिफिकली हमें करना होता है इसमें CSF का एग्जामिनेशन। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि पानी होता है हमारे ब्रेन में। हम उसे रीढ़ की हड्डी से एक छोटी सी पतली सी नीडल होती है, उसे डाल के थोड़ा सा 5-10 ml निकाल लेते हैं और उसे लैब में भेजते हैं जांच के लिए, जिसमें कि हम सेल काउंट देखते हैं कि किस प्रकार के सेल उसमें डेवलप हो रहे हैं, किस प्रकार का इन्फेक्शन है, शुगर का लेवल कितना है, प्रोटीन का लेवल कितना है, ADA क्या है, AFB स्टेन पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इन सारे टेस्ट के कॉम्बिनेशन से हमें पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन जो है टीबी का है या फिर किसी और बैक्टीरिया का या वायरस का है। तो ये हमें डिफरेंशिएट करने में बहुत हेल्पफुल है CSF का एग्जामिनेशन। साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें CT स्कैन की जरूरत पड़ जाती है। CT स्कैन से हमें हाइड्रोकेफलस का पता चल सकता है, क्योंकि इसमें जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेस ऑफ ब्रेन को भी ये अटैक करता है। मतलब जो ब्रेन का निचला पार्ट होता है, जहां से पानी ब्रेन का ड्रेन होकर हमारे रीढ़ की हड्डी में आता है, वहां पे ये ब्लॉकेज कर देता है। तो वो हमें CT स्कैन में पता चल जाएगा कि हाइड्रोकेफलस है, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट कई बार करना पड़ता है, ड्रेन डालनी पड़ती है, उसका
पानी निकालना पड़ता है वहां से, या फिर MRI हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कराना ही पड़ता है। उससे में डिटेल में पूरे मेनिंजेस और वो सब का इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है कि हाँ इसमें साइंस मेनिंजाइटिस के है या नहीं है। तो ये थी जांच। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जी हाँ, कि टीबी का ट्रीटमेंट पूरा संभव है, सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर वक्त पे और सही तरीके से कोर्स लिया जाए। इसकी दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग में 2 महीने तक हम इंटेंसिव थेरेपी देते हैं जिसमें 4 से 5 ड्रग तक देते हैं, मोस्टली 4 ड्रग्स देते हैं, और 2 महीने के बाद फिर हम उन्हें आधी कर देते हैं, नॉर्मली 2 दवाइयाँ देते हैं। TBM में 10 महीने का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट और 2 महीने का इंटेंसिव मिलाकर 12 महीने का ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है मिनिमम। साथ में स्टीरॉइड्स का भी रोल आता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मोस्टली केसेस में स्टीरॉइड देते हैं स्टार्टिंग में। ये सब डॉक्टर डिसाइड करेंगे। प्लीज 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 टीबी का कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप स्टार्ट नहीं करें, अपने आप बंद नहीं करें। कोई भी परेशानी होती है इन दवाई को खाने के बाद तो आप जरूर डॉक्टर से मिलकर ही उसे चेंज करें या फिर बंद करें, नहीं तो इस बीमारी में जान जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब हम इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बीमारी हो गई है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे मैंने अभी पहले बताया था, हाइड्रोकेफलस हो सकता है, मतलब जो पानी की थैली है अंदर ब्रेन में, थैली बोल सकते हैं, बाकी स्पेस होता है वो, तो वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, कई बार उसमें ड्रेन डालने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने सिम्टम्स में जाना था कि कंफ्यूजन हो सकती है, पेशेंट को कोमा तक में जा सकते हैं, तो इसमें रिकवरी में कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मान लिया टीबी का इन्फेक्शन ठीक हो भी गया है लेकिन पेशेंट अच्छे से होश में नहीं है, या फिर सिर्फ आंख खोल पा रहा है, या सिर्फ बात कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस पर आ सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कई बार स्पीच अच्छी नहीं होती, विजुअल हियरिंग अच्छी नहीं होती, तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है, रिहेबिलिटेशन का रोल है, कोग्निटिव थेरेपीज का रोल है। तो इसमें अलग अलग थेरेपीज आपको लेनी पड़ेगी। साथ में फैमिली को बहुत अच्छी सपोर्ट और केयर की जरूरत पड़ती है जब ये ऐसे केसेस आ जाते हैं। लेकिन फाइनली सब में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है अगर हम सही समय पर इसका इलाज करें, पूरा करें। और इसका पूरा इलाज करने का एक और मकसद है कि ताकि MDR नहीं हो। मान लिया आपने कुछ दिन दवाई ली, आप ठीक हो गए हैं, 6 महीने 7 महीने खा के आपने दवाई छोड़ दी जबकि डॉक्टर ने बोला था कि 12 महीने तक खाएं। वो बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, वो पूरा नहीं मरता है। दवाई बंद करने के कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 5 साल बाद वो दोबारा शरीर में एक्टिव हो जाता है और उस समय उसे ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो प्लीज 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 ट्रीटमेंट को पूरा लें। तो ये था TBM के बारे में, यानी ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, अब तो आप समझ गए होंगे ब्रेन की टीबी के बारे में। ब्रेन की टीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके संकेतों को पहचानना जरूरी है और इसका इलाज भी कराना उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, अब आइए बात कर लेते हैं लीवर की टीबी के बारे में। लीवर की टीबी उसी तरह फैलती है जैसे दूसरे टीबी। अगर कोई व्यक्ति फेफड़े के टीबी से ग्रसित है और अगर इलाज समय पर ना हो तो संभावना है कि उसे लीवर की टीबी भी हो जाए। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे भूख ना लगना, लगातार वजन का घटना, हल्का बुखार बना रहना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, कमजोरी महसूस करना और असामान्य रूप से पसीना आना। इस विषय पर आइए सुनते हैं हमारे विशेषज्ञ को। आप हैं सीनियर गैस्ट्रो डॉक्टर VK मिश्रा। हेलो दोस्तों, अपने देश में टीबी के बहुत सारे केसेस होते हैं। हर साल लाखों की संख्या में नए लोगों को टीबी पता चलती है और बहुत ही बड़ा बर्डन है हमारी सोसाइटी में। उसमें पेट की भी टीबी काफी कॉमन है। जितने टोटल केस टीबी के होते हैं उसमें 8 से 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके पेट के अंदर टीबी होती है। पेट के अंदर टीबी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बहुत लेट पता चलती है और जब तक पता चलती है तब तक शरीर को काफी नुकसान कर देती है। चाहे आंत के अंदर ये रुकावट कर दे, ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, या कई बार आंत फट जाती है, या कई बार फिस्टुला बन जाता है, फिस्टुला स्ट्रेस बन जाता है। तो इसको पहचानना बड़ा कठिन रहता है। जैसे फेफड़े की टीबी है, उसमें एक्सरे करा लिया, सिटी स्कैन करा लिया, स्पूटम आता है तो आसानी से डायग्नोज होती है। लिम्फ नोड की टीबी है, बाहर से दिखती है। अब पेट के अंदर की जो टीबी होती है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो जिस तरीके से लक्षण आते हैं, ये लक्षण इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं
कि पेशेंट सालों साल पेट के अंदर टीबी लिए रहता है। शुरुआती स्टेज में जब उसको इलाज मिल जाएगी, आसानी से ठीक हो जाएगी, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता कि टीबी इनको हो सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट की टीबी के साथ। तो सबसे पहले इसके टाइप समझते हैं। पेट में 4 तरीके की टीबी हो सकती है। एक है पेट के अंदर लिम्फ नोड की टीबी हो जाना, मतलब जो पेट के अंदर भी लिम्फ नोड होते हैं उनमें टीबी का बैक्टीरिया है, लिम्फ नोड बड़े हो गए, इकट्ठे गुच्छों में हो सकते हैं, 2, 4, 6 नंबर में हो सकता है। दूसरा हाथ के अंदर टीबी हो जाना। अब हाथ के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, इसोफेगस में हो सकता है, जेजुनम में हो सकता है, इलियम में हो सकता है, कोलन है। लेकिन जो इलियोसिकल जंक्शन है, इलियम के आसपास वो ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे खाना थोड़ी देर रुकता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन वगैरह ज्यादा होता है, ल्यूमन कम होता है, तो इलियम में काफी कॉमन है। जो तीसरी लोकेशन है कि पेरिटोनियम की टीबी है, जहाँ पे स्ट्रक्चर एडहेशन वगैरह बन सकता है। और चौथी जगह है जो आर्गन है, जैसे कि स्प्लीन है, लीवर है, या पैंक्रियाज है, किडनी है, इनकी टीबी हो जाए। तो 4 तरह की पेट के अंदर टीबी होती है। उसमें जो सबसे कॉमन है कि लिम्फ नोड का बढ़ जाना, या तो जो आंत का हिस्सा है उसमें टीबी हो जाना। अब ये 4 जगह से पहुंच सकती है। पहला है कि जो फेफड़े की टीबी है, पेशेंट जो स्पुटम उसको निगल लिया है तो वो जा सकती है पेट के अंदर, आंत के अंदर, वहां से टीबी पहुंच सकती है। तो पहला रूट तो ये हो गया कि फेफड़े वाली टीबी पेट के अंदर चली गई। दूसरा रूट ये हो सकता है कि फेफड़े की टीबी ब्लड के द्वारा आंत के अंदर चली जाए, जिसको हेमेटोजिनस रूट बोलते हैं। तीसरा रूट हो सकता है कि आंत के आसपास का जो एरिया है, जैसे कि ओवरी है या यूट्रस वगैरह है, वहां से टीबी डायरेक्ट पहुंच जाए। तो ये तीसरा रूट हो गया। और एक चौथा रूट है कि लिम्फेटिक स्प्रेड के द्वारा पहुंच जाए। तो ये 4 तरीकों से ये पहुंच सकती है। अब अगर इसमें लक्षण की बात करें, तो लक्षण आता है पेट की टीबी का, उसमें पेट में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को दस्त ज्यादा लग सकती है, कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत हो सकती है। और जो टीबी का जनरल लक्षण होता है, जैसे कि बुखार आना हल्का, पसीना आना, वजन का कम हो जाना, कपड़े ढीले होना, खाना खाने का मन ना लगना, तो इस तरह के लक्षण आते हैं। तो टीबी के जो लक्षण है वो भी बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए तो ये काफी लेट डायग्नोज होती है। अब इसको पता कैसे करा जाए, तो हमेशा याद रखें कि ऐसे लोग जिनके घर में किसी को टीबी है, टीबी का अभी इलाज चल रहा है या पहले इलाज चल चुका है, या टीबी के कारण कोई एक्सपायर हुआ है घर का सदस्य, या आस पड़ोस में या ऐसी जगह पे जहाँ पे वो काम करते हैं किसी को टीबी कभी था, और पेट में इस तरीके से लक्षण आ रहे हैं कि पेट में हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, डायरिया लग रही है, दस्त लग रही है, किसी को हो सकता है गठान फील भी हो सकती है, तो उनको सस्पेशन की निगाह से देखना है, डॉक्टर को जाके दिखाना है। अब इसमें हम जो टेस्टिंग कर सकते हैं, एक तो सोनोग्राफी की जांच है, बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है। सोनोग्राफी की जांच में लिम्फ नोड अगर कोई बड़ा होगा तो वो पता चलेगा। पेट के अंदर अगर जो पेरिटोनियल वाली टीबी होती है तो पेट के अंदर पानी भर जाता है टीबी में, वो पता चलेगा। इसके अलावा भी एक दूसरे जो आंत वगैरह में टीबी होती है उसके बारे में भी सोनोग्राफी से पता चलेगा। तो एक सोनोग्राफी की जांच है, दूसरा सिटी स्कैन की जांच है, जो काफी इंपॉर्टेंट जांच होती है, बहुत तरह के जो आंत की टीबी है उसके बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा अगर किसी के पेट में पानी भरा है तो वहां से फ्लूइड ले सकते हैं, एसाइटिक फ्लूइड ले सकते हैं। उस फ्लूइड में काफी जांचें हो सकती हैं, उसमें AFB स्टेन हो सकता है, उसका कल्चर हो सकता है, उसका एक CB नाट मशीन से जांच कर सकते हैं, DNA की टेस्टिंग है वो कर सकते हैं। कुछ लोगों को एंडोस्कोपी से जांच कर सकते हैं, एंडोस्कोपी डाल के अगर कहीं म्यूकोजा वगैरह में छाला है, कोई गठान है तो उसको देख सकते हैं, या कोई लीजन मिलता है छाला वगैरह म्यूकोजा में लीजन है तो उससे बायोप्सी भी ले सकते हैं, एक तरीके का टुकड़ा है, उस जांच से भी करा जा सकता है। तो ये कई तरीके के इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, कोई एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा जिससे ये पता चल जाएगा कि इन व्यक्ति को पेट की यहाँ की टीबी हो गई है। इसीलिए तो ज्यादातर केस में डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल रहता है। हो सकता है कोई ये सब करने के बावजूद भी बहुत सारे केस ना डायग्नोज हों, उसको क्लिनिकल बेसिस पे लक्षणों के आधार पे हम लोगों को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना रहता है। थोड़े दिन टीबी का ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट लगा तो ट्रीटमेंट फिर कंटिन्यू रहता है, ऐसा भी कई बार करना पड़ता है। इसके अलावा पेट का जो एक्सरे है उसका भी थोड़ा रोल है। ऐसे केसेस में जब आंत में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगे या आंत में रप्चर हो गया, उस केसेस में जो एयर फिल्ड स्पेसेस हैं वो दिखते हैं, या बेरियम एक्सरे स्टडी होती है जिसमें आंत के ल्यूमन के बारे में पता चलता है, MRI स्कैन कराया जा सकता है। तो ये बहुत सारी जांचें करानी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि टीबी है कि नहीं। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। टीबी का इलाज जैसे फेफड़े का होता है वैसे ही आंत की भी टीबी का इलाज वैसे कि वैसा होता है। आपको डार्ट सेंटर में जाके दवाइयां खानी पड़ेंगी कम से कम 6 महीने,
कुछ केसेस में 9 महीने, कुछ केसेस में 1 साल, कुछ केसेस में हो सकता है कि और उससे ज़्यादा, पर कम से कम 6 महीने खानी है। शुरू के 2 महीने ज़्यादा दवाइयाँ रहती हैं, ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, 4 दवाइयाँ रहती हैं। उसके बाद जो 4 महीने होते हैं उसमें थोड़ी सी कम दवाइयाँ रहती हैं। जब भी इलाज चलेगा तो जांचें करवानी है, आँख की जाँच है, कान की जाँच है, लीवर की जाँच है। और वहाँ पे जो डार्ट सेंटर पे जो टीबी की दवाई देते हैं उनकी कुछ बातें रहेंगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, खाना वगैरह अच्छे से खाना पड़ेगा। लोग किसी को MDR टीबी हो सकती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है। उस केसेस में दवाइयों का नंबर बढ़ जाता है, उस केसेस में हो सकता है और लंबी दवाई चले। और बहुत सारे लोग होते हैं जो टीबी का ट्रीटमेंट थोड़े दिन स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। उस केसेस में फिर ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेटजी रहती है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरी दवाई देनी होती है, ज़्यादा दिन तक दवाई देनी होती है। कहने का मतलब ये है कि टीबी का इलाज जैसे बाकी जगह के हिस्सों में टीबी होती है, फेफड़े की टीबी या हड्डी की टीबी, वैसे ही पेट की टीबी का इलाज रहता है। दवाइयाँ सब वही हैं। आपको करना ये है कि आपको दवाइयाँ समय पे खानी है। कुछ साइड इफेक्ट वगैरह आता है तो उसको रिपोर्ट करना है, खाना वगैरह अच्छे से खाना है। इससे जो टीबी की समस्या है, पेट की टीबी की, वो ठीक हो जाएगी। ये तो हो गया दवाइयों वाला पोर्शन। अब चूंकि ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि जो पेट की टीबी है वो काफी लेट डायग्नोज होती है। कई बार जो पेशेंट होता है उसकी आंत के अंदर पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, स्टूल पास करना मुश्किल होता है। उस केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, या कई बार बहुत ज्यादा ही आंत एक दूसरे में लिपट जाती है, एडेशन बन जाता है, कई बार आंत फट जाती है, रप्चर हो जाता है। उस केसेस में फिर उसको सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। तो अगर सिर्फ पानी भरा है या लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है या हल्का टीबी है, उस केसेस में सिर्फ दवाइयों से काम होगा। लेकिन ज़्यादा लेट होने के बाद फिर सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके बाद दवाइयाँ चलेंगी कंटिन्यूअस। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। और जो पेट के अंदर टीबी होती है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये आंत फट सकती है, आंत के अंदर जो स्टूल है वो पास होने में दिक्कत हो सकती है, खाना पचने में दिक्कत होगी और वहां से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलेगी। इसलिए इसको जल्दी इलाज कराना जरूरी है। ये सारी बातें थी पेट के टीबी के बारे में। तो अगर किसी भी व्यक्ति के घर में कोई टीबी का पेशेंट है या उसको ही पहले कभी टीबी रही और पेट में कुछ भी एबनॉर्मल लक्षण आता है तो टीबी की जांच उसको करवा लेना चाहिए। ये मेरी तरफ से उसको सलाह रहेगी। थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि अब आप लीवर की टीबी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। श्रोताओं, आज हमने जिन प्रमुख टीबी के बारे में बताया ये सब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। इन सभी लक्षणों को समझना, समय पर जांच कराना और इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 14वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात करी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल शाम में 5 बजे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुने। साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। अगर काम पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले यानी 15वें एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा टीबी हारेगा।